नमस्कार। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम बातूनी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आशुतोष कुमार जी, जो चुनावी राजनीतिक अध्ययन शोधपीठ संस्थान के संस्थापक सदस्य हैं और जो बिहार में चुनाव चल रहा है, अभी इनकी टीम ने पूरा कार्य किया है वहाँ पे और वहाँ से आए हुए हैं। आशुतोष जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, 122 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 40% मतदान हो भी चुका है। किस ढंग से देखते हैं आप, क्योंकि अंतिम चरण का मतदान है और अब 14 तारीख को परिणाम भी सामने होंगे। अभी आपने पूरा अध्ययन किया, वहाँ पे एक एक सीटों पे आप लोगों ने बारीकी से अध्ययन किया और चुनाव के पूर्व भी आप लोगों ने काफ़ी गहन अध्ययन किया था और आपके विश्लेषण आते रहे, हमने देखा है चैनलों में। तो क्या समझते हैं आप इस चुनाव को आप? देखिए, निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये पिछले के चुनाव की तुलना में काफ़ी दिलचस्प और रोचक है। हर राजनीतिक दल के लिए, पत्रकार के लिए, मीडिया हाउस के लिए, सभी के लिए। सभी ये देखना चाहते हैं कि आखिर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव बिहार में हो रहा है उसमें परिणाम क्या होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि एक नई राजनीतिक दल प्रशांत किशोर के रूप में प्रकट हुआ है और वो सारी सीटों पे 243 पूरी विधानसभा में वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी तैयारी वो पिछले लगभग 2 साल से वो कर रहे थे। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का प्रभाव जो है वो एक देखने का विषय है और वो परिणाम तय करेगा कि बाकी के राजनीतिक दलों का क्या हश्र वहाँ पर होगा। आशुतोष जी, जब प्रशांत किशोर का उद्भव हुआ था 2014 के लोकसभा चुनाव में और उस समय आप उनकी टीम के सदस्य भी रहे हैं, तो किस ढंग से देखते हैं आप जो लोगों ने, क्या लगता है कि बिहार की जनता उन पर विश्वास करेगी? देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो है वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, प्रशांत किशोर एक ये कह सकते हैं कि एक एक्टिविस्ट है और उन्होंने कुछ रिसर्च किए और संयोग की बात है कि वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं पूर्व में, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ उस नाते से भी मेरा उनसे एक थोड़ा जुड़ाव और एक लगाव जो है उनसे रहा है। तो वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो पहले काम किया है उन्होंने, उसका उनको बहुत ज़्यादा वेटेज जो है पूरे देश भर में नाम मिला और सारी चीज़ें मिला। बाद में भगवान जाने क्या हुआ, क्या विवाद की स्थिति रही कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और वो पूर्ण रूप से राजनीति में कूद पड़े हैं। लेकिन एक बात ये बताइए आशुतोष जी कि वो 2014 में एक कैंपेन किया उन्होंने, किस ढंग से जो है एक नई दिशा दी जाए, सोशल मीडिया का उपयोग कैसा किया जाए, ये सब चीज़ों को उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन उसके बाद फिर वो कांग्रेस में भी चले गए, फिर वो ममता बनर्जी के साथ भी चले गए, फिर वो नीतीश कुमार जी के साथ भी चले गए। तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, यानी उनकी कोई विचारधारा या ऐसी कोई मौलिकता रही नहीं उसमें? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि प्रशांत किशोर जी पहले बीजेपी के साथ आए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया। बाद में वो जगनमोहन रेड्डी के साथ गए, ममता बनर्जी के साथ गए, फिर वो जेडीयू में शामिल हुए, जेडीयू के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। बाद में उनकी नीतीश कुमार जी से अनबन हो गई और उन्होंने रास्ते अपने बदल लिए। तो ये इन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जी की कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, वो अपने अवसर की तलाश में है और वो अवसर ढूंढ रहे हैं कि उनको कहाँ कैसा अवसर मिल जाए और इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने मेहनत किया है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। जैसे कि आपने चुनावी अध्ययन राजनीतिक शोधपीठ संस्थान का आपने गठन किया था, लगभग 6-7 साल पुरानी बात हो गई, आपने कई चुनावों को देखा है। इस बार इस चुनाव में क्या अलग देख रहे हैं और क्या जो अभी जो तेजस्वी यादव का जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव, लोगों ने उनको बहुत भले वोट देना थे लेकिन उनको सुनने के लिए बड़ा जनसमूह उनके साथ रहा है, उनके जो भाषण को लोग बड़ा सराहा है लोगों ने, सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल भी हुए हैं। किस ढंग से देखते हैं आप, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी चीज़ें? देखिए, बिहार की जो जनता है बहुत प्रबुद्ध जनता है। वहाँ पे आप देखिए कि महात्मा गांधी को अपना आंदोलन करने के लिए चंपारण जाना पड़ा। चाहे जेपी का मूवमेंट हो, 1975 का आपातकाल का जो मूवमेंट है उसकी शुरुआत भले ही गुजरात से हुई हो लेकिन उसकी जड़ जो है वो बिहार से थी। उसके जो नेता थे वो भी बिहार के थे, इमरजेंसी के, और इमरजेंसी की शुरुआत करने वाले जो छात्र थे भले ही गुजरात में रहते थे छात्र लेकिन वो थे बिहार के। तो बिहार जो एक क्षेत्र है ना, वहाँ का आदमी क्या निर्णय लेगा वो अपना आखिरी स्टॉक में बताएगा कि हमने ये निर्णय लिया है। देखने के लिए भले ही जाए। मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में
बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी वहां प्रचार के लिए आए थे। भारी संख्या में लोग उनकी सभाओं में, रैलियों में आते थे और पत्रकार और मीडिया के लोग कहते थे कि राहुल गांधी की सभा में इस तरह की भीड़ आना और लग रहा है कि कांग्रेस जो है बहुत अच्छा यहाँ करने वाली है। परिणाम सबके सामने रहा, क्या होना है। तो देखना, उनकी सभाओं में आना, सुनना वो अलग है और वोट देना ये अलग मामला है। बिहार को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार में आपका जन्म हुआ, आरंभिक शिक्षा भी आपकी बिहार में हुई। क्या है, यानी मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों की अपेक्षा किस ढंग का बिहार का तासीर है? और राजनीतिक, जो ये कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब भी राजनीति करने लगता है, तो कितने सच है बात? देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से वो जो है एक चाणक्य की भूमि है, मगध वहाँ पे है और वहाँ एक से एक नेतृत्व करने वाले लोग हुए हैं। और बिहार में कुछ तो खास बात है कि वहाँ का जो एक आम व्यक्ति भी है वो राजनीति की बड़ी समझ रखता है तुलना में दूसरे प्रदेशों में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार किसी नेता ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है, तो एक पत्रकार ने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि क्या आप डीएनए को जानते हैं क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं डीएनए तो जानता हूँ, मैं आरएनए भी जानता हूँ। तो इससे ये पता लगता है कि वहां पर राजनीति की कितनी समझ और कितनी सूझबूझ है लोगों में। मुझे क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव है किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि आपने जो है बहुत करीब से चुनाव को इस बार देखा है, आप मोदी जी की सभाओं को भी देखा, योगी आदित्यनाथ भी वहाँ 32 सभाएं की हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहाँ पे गए हैं, यादव इफेक्ट वो जो रहा है, 75 सीटें रही हैं जिस पे उनकी सभाओं को किया गया। तो कितना असर देखने को मिलेगा लगता है आपको? निश्चित रूप से देखिए, जैसे आपने यादव फैक्टर की बात की है, तो मोहन यादव जी का बिहार चुनाव में जाना एक सकारात्मक वहाँ परिणाम पर असर डालेगा। निश्चित रूप से बिहार की जनता ये कह रही है कि हमको मोहन यादव जैसे बनना है। जो वहाँ के यादव समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको मोहन यादव जैसे बनना है, ना कि तेजस्वी यादव जैसे। क्योंकि देखिए, ये सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे ये चीज़ें आई है कि तेजस्वी यादव 9वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं। बिहार की जनता कभी भी ऐसे कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को अपना मुख्यमंत्री चुनने की गलती नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल ये होगा कि पिछली बार कैसे हो गया, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय जो है ये नीतीश कुमार जी को जाता है कि नीतीश कुमार जी ने ही तेजस्वी यादव को एक बार खड़ा किया। मित्रों, बातचीत का क्रम जारी रहेगा। आशुतोष जी से भी हम बात करेंगे कि वहाँ की जो सुशासन व्यवस्था थी, लंबा समय रहा है नीतीश कुमार की सत्ता को लेकर के, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी वहाँ हावी है? क्या मोदी का प्रभाव वहाँ ज़बरदस्त देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी के जो समीकरण हैं वहाँ बदलेंगे? इन सब बातों पे हम उनसे बात करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मित्रों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं चुनावी अध्ययन शोधपीठ संस्थान के फाउंडर आशुतोष झा जी, जो हमें बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार में क्या माहौल है। क्योंकि आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और 14 तारीख को परिणाम सामने होंगे, लेकिन इनकी टीम ने गहरा अध्ययन किया वहाँ पे। आशुतोष जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि वहाँ का, जैसे आपने कहा कि मोहन यादव को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी सभाओं में लोग जा रहे हैं और वहाँ की जनता चाहती है कि मोहन यादव जैसा वो बनना है, यादव जो है मोहन यादव टाइप बने। क्या लगता है कितने सीटों पर ये असर कर पाएंगे मोहन यादव? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में इस बार जो भी होगा पहले से अच्छा होगा, बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रशांत किशोर के आने से और बीजेपी, जेडीयू और तमाम जो राजनीतिक दल है, इनका जो गठबंधन हुआ है, इसका एक सकारात्मक परिणाम आएगा बिहार के चुनाव में इस बार। ये देखिए, नीतीश कुमार लंबे समय तक सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कई बार बीच में वो भूल जाते हैं, याददाश्त उनकी कमजोर हो रही है। और इस बार तो मोदी जी की जो रोड शो हुआ उसमें भी वो मौजूद नहीं थे। तो क्या इन सब फैक्टरों का इफेक्ट पड़ेगा इसमें? और उसमें अभी एक और बात अभी आपसे कहूँगा कि अभी एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि भाई वो तो जो है वो अभी से तय नहीं होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो विधायक दल तय करेगा। क्या इन सब बातों का चुनाव के पूर्व कहना एक असर नहीं डालने वाला है? देखिए, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के रूप में प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देश में सबसे पहले बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया, उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में आया। तो निश्चित रूप से लोक सेवा गारंटी अधिनियम का लाना
ये सुशासन का प्रतीक है। और ऐसा करने से नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं पूरे देश भर में एक उनकी छवि बनी सुशासन के रूप में। बाद में बहुत सारे राज्यों ने उनके इस कानून को अपने अंदर आत्मसात किया अपने राज्य में। दूसरी बात जो आपने कहा है कि नीतीश कुमार जी क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। सवाल ये है कि अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से कंटिन्यू बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी अब ऐसी कोई इच्छाएं भी नहीं बची होंगी कि हम और अधिक समय तक मुख्यमंत्री भी रहें। हो सकता है कि वो केंद्र में कुछ मंत्री बन जाएं या कहीं के दूसरे कुछ राज्यपाल बन जाएं, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती है। अब ये तो बीजेपी जेडीयू वो लोग तय करेंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे कहने का ना तो कोई अधिकार है और ना मुझे कहना चाहिए। हाँ, असल एक बात और है कि आपको ध्यान होगा कि जब वो 2014 में जब मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी तो उसमें कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षाएं जो थी नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री पद को लेकर के थी, वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनूं। और बीच में जो एक विरोधियों का एक गठबंधन बना उसको भी ये लीड कर रहे थे। तो ऐसा लगता नहीं कहीं कि महत्वाकांक्षा आज भी जीवित है। और एक बात अभी राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के दौरान कही, आपको ध्यान होगा, आपकी टीम रही होगी, तो उसने कहा कि बहुत जल्द जो है इंडिया की सरकार बनने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार हमारी बनने वाली है। तो बातों बातों में चूंकि कहीं ना कहीं जो है आज जो केंद्र की सरकार है वो नीतीश के सहारे टिकी हुई है, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा वहाँ पे, या इनके चुनावी परिणाम जो हैं मान लीजिए सकारात्मक नहीं हुए तो क्या जो इनका अलायंस है क्या टूटने का खतरा भी दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक इंडी गठबंधन की बात है, राहुल गांधी आज से नहीं, जब से मोदी सरकार 2014 से बनी है तब से वो इस तरह के गठबंधन बना रहे हैं और अभी तक तो उनका गठबंधन कहीं पर भी सफल नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार जहाँ की जनता इतनी प्रबुद्ध है, वहाँ के जो मतदाता है वो इतने जागरूक है, वो इस तरह के झांसे में आने वाले हैं। इस बार आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स देखने को मिले वहाँ पे जो अन्य समय के से इतर देखने को लगे हों? क्या ऐसा विशेष रहा उस चुनाव में? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये हुआ इस बार के चुनाव में कि पिछले तारीख में जब मतदान हुआ था, पिछले मतदान के दिन जब मतदान हुआ था, तो उस समय 65% मतदान हुआ। मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव में 65% मतदान होना ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए आखिर इतना मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ा, ये तो चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तब इस पर चर्चा होगी, इस पर शोध होगा। लेकिन अभी से ये सकारात्मक परिणाम है कि वहां पर जो भी हुआ वो अच्छा हुआ है। आज तो एक बात बताइए कि जब पूर्व में चुनाव होते थे, जो उसमें कहा जाता था कि बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, आपने तो बहुत करीब से देखा है, जो कि आप स्टूडेंट भी रहे हैं वहाँ पे, तो क्या आज और कल में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? जो आपने कहा कि 65% मतदान हुआ है और बड़ा साइलेंटली चुनाव हुआ है, हिंसा की घटनाएं बहुत गिनी चुनी हुई हैं वहाँ पे। देखिए, पहले के चुनाव में, चूंकि वहाँ का जन्म मेरा वहीं का है, बिहार में जहाँ से मैं आता हूँ, सुपौल एक जिला है नॉर्थ बिहार में, मैं वहाँ से आता हूँ। निश्चित रूप से पहले में और अब में बिहार में बहुत परिवर्तन हुआ है और मुझे लगता है कि ये सब होने के पीछे, जैसे पहले आप देखेंगे कि 1995 के पहले या 1999 के पहले भी, 2000 के पहले भी बिहार में सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। आप वहाँ जा नहीं सकते थे, कम्युनिकेशन वहाँ का बिल्कुल जीरो था। और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो केंद्र सरकार लेके आई थी, उसका बड़ा रोल रहा। आज बिहार में हर गांव में सड़कें बनी हुई है, हर गांव में लगभग बिजली है। मेरा बचपन ऐसे बीता है जहां पर बिना बिजली के हम लोग रहते थे, गांव में लालटेन जला के पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि उस समय के बिहार में और आज के बिहार में बहुत परिवर्तन हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। आस्था जी, हम बिहार की बात करें और उसमें फिर हम जो है रामविलास पासवान की बात, जो मौसम वैज्ञानिक की तरह जो है राजनीतिक वैज्ञानिक थे, वही जान जाते थे कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो उसमें वो उनके साथ चले जाते थे। तो अब उनके जो सुपुत्र हैं वो हनुमान की भूमिका में, क्या लगता है कि वो अब चूंकि उनके भी दो फाड़ हो चुकी है, अब चाचा भतीजे दोनों आमने सामने हैं, तो क्या उसका भी कोई असर देखने को मिल रहा है बिहार में आपको? देखिए, पिछली बार के चुनाव में ये जो एलजेपी है, चिराग पासवान, लोजपा, ये लोक जनशक्ति पार्टी, मेरा रामविलास पासवान जी से बड़ा नजदीकी संबंध रहा है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं कभी कभी उनके यहाँ जाकर के भोजन करता था दोपहर के समय, और वो बहुत ही अलग टाइप के व्यक्ति थे। और बिहार के हर व्यक्ति, बिहार के पूरे देश भर से कोई भी आदमी जाए
तो उनको वो अपने यहाँ पे भोजन और रुकना और कहीं कोई काम है किसी के लिए फ़ोन करना, ये सब काम वो करते थे। किसी को एम्स में दिखाना, वहाँ वो किसी डायरेक्टर को फ़ोन कर देना, डॉक्टर को फ़ोन कर देना, ये बड़े आसानी से वो करते थे। तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान जो थे, उनके जो संबंध थे, सारे राजनीतिक दलों से बहुत ही अच्छे संबंध थे उनके, चाहे वो सरकार में हो नहीं हो, और अधिकांश समय तो उनका सरकार में ही बीता। वो एनडीए में भी रहे, यूपीए सरकार में भी रहे, और जब भी रहे उनके पास में अच्छा मंत्रालय रहा, रेल मंत्री, खाद्य मंत्री, फर्टिलाइजर मिनिस्टर, केमिकल, सब तमाम सारे बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास में रहे। तो निश्चित रूप से उनका बेटा है, उनका भी प्रभाव है, और जो बिहार में हाजीपुर का एरिया है जहाँ से रामविलास पासवान जी आते हैं, हाजीपुर को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने डेवलप किया है, और देखने वाली जगह है हाजीपुर जो है। खास तौर से रेल का जो कम्युनिकेशन है वहाँ पर पूरे देश भर से एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो उनका बेटा चिराग है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो उनका पासवान समाज है उसकी अच्छी खासी संख्या बिहार में है। तो निश्चित रूप से बिहार में उनको अच्छा वो मिलेगा। आशुतोष जी, एक अंत में बताएं कि मैथिलों की स्थिति बड़ी मजबूत है वहाँ पे, और मैथिल आप जानते हैं कि पूरे देश भर में छाए हुए हैं और सब बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। और इस बार जो है मिथिला की जो गायिका है, जो युवा लड़की है मैथिली ठाकुर, उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। किस ढंग से देखते हैं? और अभी हम एक देख रहे थे कि कार्यक्रम में मोदी जी गए तो उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में वहाँ गए थे, सीता माता की मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो उस समय थे। तो कितना बदलाव इस बार मिथिलांचल में देखने को मिलेगा, वहाँ किस चीज़ का प्रभाव है, ये इसको भी आप वो करें। निश्चित रूप से देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है वो स्वागत योग्य है, जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, ऐसे ही सीता का भी मंदिर वहाँ, भव्य और दिव्य मंदिर वहाँ बनना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है, और सरकार उस दिशा में कुछ पहल भी कर रही है, कुछ बहुत सारे संगठन भी काम कर रही है। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर मधुबनी में अलीनगर विधानसभा से वो चुनाव लड़ रही है। अलीनगर विधानसभा जो है उसका हमने बड़ा एक शोध अध्ययन किया हमारी टीम ने, तो उसमें आज तक जो है बीजेपी और जेडीयू जो है चुनाव नहीं जीती है। उसमें आरजेडी हमेशा जीतती आई है। दूसरी बात, उसमें अच्छी खासी संख्या में उस सीट पे मुस्लिम वोटर्स हैं, और मुस्लिम वोटर्स का रुझान कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ रहा है बिहार के चुनावों में। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने एक अच्छा प्रयोग किया है कि हो सकता है कि वहाँ की जनता, और वो जो सीट है वहाँ पर मैथिलों की संख्या भी, मैथिल ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी खासी संख्या है। इसके बावजूद भी वहाँ पर आज तक कोई भी मैथिल समाज का व्यक्ति नहीं जीता है, जबकि पिछले चुनाव में जो लड़े थे वो दोनों ही मैथिल थे, लेकिन जो वीआईपी पार्टी है उसका कैंडिडेट पिछली बार वहां से जीता था। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस बार एक अच्छा प्रयोग किया है। मैथिली ठाकुर वो एक मैथिल ब्राह्मण है, और उसने कहा भी है कि वहां से जीतने के बाद वो वहां का नाम जो है सीतानगर करेगी, ऐसा करके। तो लोगों में एक सकारात्मक तो है वहां पर। अब चुनाव परिणाम का वो इंतजार करना होगा, मतदान हो चुके हैं वहां पे। मित्रों, आपने देखा कि किस ढंग से आशुतोष जी ने बिहार की बारीकियों को हमसे बताया, किस ढंग से चुनावी माहौल है, वहाँ वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं, कल क्या था और कल क्या होगा, इन सब विषयों पर उन्होंने सूक्ष्मता से प्रकाश डाला। आशुतोष जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक नए अंक के साथ, एक नए शख्सियत के साथ कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।